टू डी मेंसुरेशन का आज नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सर्कल के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने कुछ चर्चा तो की थी, लेकिन वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से आज हम फिर से इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इस चैप्टर में आप विदाउट फार्मूलाज के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ये मेरी श्योर गारंटी है आपसे। आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने में जो डिफ़िकल्टीज फील होती थी, वो सारी डिफ़िकल्टीज़ का सॉल्यूशन है, अल्टीमेट सॉल्यूशन इस चैप्टर के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी किए पहले मैं आपको कुछ थोड़ा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में उन्हीं बेसिक पे बेस्ड कुछ PYQs हैं वो अपन सॉल्व करेंगे। आपका टेस्ट यहाँ पे होता रहेगा कि जो हम सीख रहे हैं क्या हम उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल बेसिक से स्टार्ट करूँ कि बिल्कुल जीरो लेवल से उठाऊँ चीज़ों को, तो सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें जानते हो कि सर्कल होता क्या है। ये सब चीज़ें नहीं पता तो आप कंपटीशन की तैयारी छोड़कर कोई दूसरा काम करने के लिए ट्राई करो। तो पहला जो हम देखेंगे इसमें हाउ टू फाइंड एरिया। तो आप सभी लोग जानते हो कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो πr² होता है। तो ये चीज़ हम नहीं जानेंगे यहाँ पे कि एरिया का फॉर्मूला πr² क्यों होता है। ये सारी चीज़ें जानने का जो समय था वो अब चला गया है। अब जानने का समय ये है कि यहाँ पे जो एरिया की जो वैल्यू आ रही है वो इंटीजर्स में आ रही है या फिर डेसिमल में आ रही है, और जो ये रेडियस है वो 7 है अथवा 7 का मल्टीपल है। ये चीज़ जानना ज़रूरी है अभी, क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा एरिया निकल के आ रहा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ एरिया इंटीजर्स में है कि डेसिमल में है, और जो क्वेश्चन में दी हुई रेडियस 7 है या 7 का मल्टीपल है, तो हमारा जो सॉल्यूशन तक पहुंचने का जो रिएक्शन टाइम होगा वो विद इन सेकेंड में हो जाएगा। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ये कैसे पता करोगे कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो आप कैसे पता करोगे, कौन सी पॉसिबिलिटी है कि जब आपको एरिया है वो इंटीजर से मिलेगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इंटीजर्स का मतलब होता है कि केवल न्यूमरेटर पार्ट हो। अगर उसके डिनोमिनेटर पार्ट पे कुछ लिखना भी है तो वहाँ पे आप एक ही लिख सकते हो, लेकिन एक ऐसी वैल्यू जिसमें केवल अंश वाला भाग हो, और अगर आपको उसके हर वाले भाग पे कुछ ऐड करना भी है, कुछ लिखने का मन कर भी रहा है, तो आप सिर्फ एक ही लिख सकते हो। जैसे 3 है, 3 एक इंटीजर्स है, 3.2 एक डेसिमल है, तो आपको ये डिफरेंस भी मैंने बता दिया। अब आप मेरे को बताओ कि एरिया इंटीजर कब आ सकता है। आप अपने दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाओ, चारों साइड दौड़ाओ और पता करो कि यार एरिया है, कोई भी फॉर्मूला है, उसका जो आउटकम निकल के आ रहा है, तो इस फॉर्मूला का आउटकम क्या है, एरिया। तो आप इसी पे थोड़ा सा आप समय अपना इन्वेस्ट करो कि यार एरिया है वो इंटीजर्स है कि डेसिमल है, कैसे पता करूँ मैं। अगर मेरे को पता चल रहा है कि एरिया इंटीजर है डेसिमल है, तो उससे मेरे को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो देखो, अगर आपका रेडियस का फॉर्मूला होता है πr², तो यहाँ पे देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर होता है पाई की वैल्यू जो अपन कंसिडर करते हैं वो 22/7 करते हैं। यहाँ पे रेडियस आपने कोई भी वैल्यू मान ली, मैंने बॉक्स मान ली कि इस बॉक्स के अंतर्गत कोई रेडियस की वैल्यू है, और सेम वैल्यू यहाँ पे गुणा हो रही है, यही तो होता है फॉर्मूला। तो अब अगर मेरे को ये वाली वैल्यू इंटीजर में चाहिए, जैसा कि इस इंटीजर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जेड फॉर इंटीजर्स, तो अगर ये वैल्यू इंटीजर्स में चाहिए तो ये मेरा 7 है, यहाँ से ख़त्म होना चाहिए। अब ये नीचे वाला 7 कब ख़त्म हो सकता है, जब या तो यहाँ पे 7 हो या फिर 7 का क्या हो, मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ 7, तभी तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 22 इंटू जो वैल्यू आएगी उसको गुणा करके यहाँ पे इंटीजर्स वैल्यू आएगी। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में, ब्रेथ के क्वेश्चन में एरिया का वैल्यू अगर आपको इंटीजर्स में दिख रहा है, तो आप अपनी आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि जो रेडियस होगी उस क्वेश्चन के लिए वो 7 या 7 का मल्टीपल होगी। ये बात मेरा समझाने का आपको यहाँ पे मतलब है, इतनी बात मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ। तो आप अगर ये बात समझ पा रहे हो तो मैं आपको ले चलता हूँ इस पे बेस्ड क्वेश्चन पे, कि इस पे आधारित क्वेश्चन है वो कैसे है। जैसे ये टाइप 1 है, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिक, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हम एरिया निकालना सीखेंगे, सरकमफेरेंस निकालना सीखेंगे, रेडियस निकालना सीखेंगे और डायमीटर निकालना सीखेंगे।
ये यहाँ पे कितने वेरिएबल दे रखे हैं, एरिया एक वेरिएबल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, सरकमफेरेंस दूसरा वेरिएबल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, रेडियस तीसरा वेरिएबल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और डायमीटर है चौथा वेरिएबल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो इन चार में से कोई 2 या 3 वैल्यू देगा, एक आपसे पूछ लेगा। अब जो वैल्यू दे रहा है वो इंटीजर्स में दे रखा है कि डेसिमल में दे रखा है, इसको आधार बना के बिना फॉर्मूला यूज करे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल ये दे रखा है। अब मेरे को कोई मतलब नहीं है सॉल्यूशन से कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मुझे सिर्फ आप ये बताओ कि जो ये वृत्त का क्षेत्रफल है वो इंटीजर है डेसिमल है। तो आप कहोगे कि ये तो स्पष्ट हम देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू दे रखी है एक ही, वो इंटीजर में दे रखी है, यानी कि 1386 क्या में है, इंटीजर में है, इंटीजर में दे रखा है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या अब आपने अभी मैंने सिखाया है आपको ऊपर कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल है वो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर मेरे को पता नहीं है क्या होता है, मैंने बॉक्स मान लिया। तो ये इंटीजर तभी देगा जब ये नीचे वाला 7 खत्म होगा। नीचे वाला 7 तभी खत्म हो सकता है जब यहाँ पे या तो 7 हो या फिर 7 का मल्टीपल हो, तभी तो कैंसिल आउट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरी रेडियस है वो 7 या 7 का मल्टीपल होगी। तो अब इसने पूछा वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो 7 या 7 का मल्टीपल यानी 7 है, 7 का मल्टीपल 2 टाइम मल्टीपल 14 भी है, और 7 का मल्टीपल 21 ही है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो रहा है। तो इस इंटीजर वैल्यू पढ़ के ये ऑप्शन मेरा दिमाग में विदिन अ सेकंड खत्म हो रहा है। मैं आपको इतने स्लो इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप एक बार अप्रोच को समझ पाओ कि मैं कैसे आपको क्वेश्चन पे अटैक करवाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल स्लोली समझा रहा हूँ, और बहुत ही जितना हो सकता है मेरे से उतना मैं चीज़ों को डिटेल में ले जाके समझा रहा हूँ। अब आपको ये पता चल गया है कि मेरा जो यहाँ पे उत्तर होगा वो 7 या 7 का मल्टीपल होगा। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि अगर मैं फॉर्मूला लगा के इसमें कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन को अप्रोच करूँगा, यहाँ पे मैं चाहता तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू यहाँ पे लिख लेता, जो भी वैल्यू दे रखी है ये, तो यहाँ 22/7 रख के आर का मान है कैलकुलेशन करके निकाल लेता। लेकिन आप समझ रहे हो ये वाली बात करना बिल्कुल ही इंटेलेक्चुअल नहीं है, यानी आप बुद्धिमत्ता का परिचय यहाँ पे बिल्कुल नहीं दे रहे हो अगर ये वाली चीज़ें आप एग्जाम में कर रहे हो। क्योंकि उसका रीज़न में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप पाई आर स्क्वायर लिखने में जितना टाइम लगाओगे ना, जैसे यहाँ पे इस वैल्यू को जब आपने जो भी आंसर शीट होगी उसमें इस वैल्यू को लिखने में और इस वैल्यू को लिखने में जितना टाइम लगाओगे उतने टाइम में कोई दूसरा बंदा इस क्वेश्चन को आंसर क्लिक करके आगे निकल चुका होगा। तो आपको उस स्टूडेंट से कंपेयर करना है, तो आपको लिखने की जो प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं स्लो करना पड़ेगा। हर चीज़ में लिखना नहीं है, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हो, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, आप चाहो बेसिक से भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं मेरे में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए और मेरे को कुछ डेवलप करना है, कुछ नई अप्रोच सीखनी है, तो आप ये लिखना पहले तो बंद कर दो। ये फॉर्मूला से क्वेश्चन करने का ज़माना था जब हम 7th 8th 9th 10th में पढ़ते थे, तब हम फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। हमको भर भर के मार्क में देता था टीचर एक एक स्टेप लिखने का। तो अब लिखने का खेल है वो ख़त्म हो चुका है, अब तो आंसर टिक करने का खेल है। तो वही चीज़ हम सीख रहे हैं। तो मैं फिर से वही चीज़ पे वापस आ रहा हूँ कि अगर आपका इंटीजर में एरिया दे रखा है तो आपको ये सोचना ही है, कन्फर्म मान के चलो अगर एरिया आपको इंटीजर्स में दे दिया तो ये 100% गारंटी है कि रेडियस होगी वो 7 या 7 का मल्टीपल होगी। अगर रेडियस 7 या 7 का मल्टीपल होगी तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर होता है रेडियस का 2 टाइम्स, तो ये भी 7 या 7 का मल्टीपल होगा। तो सरकमफेरेंस क्या होगी, सरकमफेरेंस में होगी 2 पाई आर, यानी आर में 7 तो होगा तो टोटल वैल्यू भी क्या होगी 7 का मल्टीपल होगी। तो देखो कितनी चीज़ें यहाँ से सुलझ गई। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही थी, आपको फेस करने में दिक्कत हो रही थी, वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है वो एक चीज़ मानने से, एक छोटे से फॉर्मूले को ढंग से ऑब्जर्व करने से वो क्लियर हो गई है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया अगर इंटीजर्स में दे रखा है तो रेडियस है वो मेरी 7 या 7 का मल्टीपल होगी। ये बात आप क्लियर हो गई है। अगर यही चीज़ सेम मैं समझाना चाह रहा हूँ वापस से कि अगर यहाँ से तो आप एरिया कैलकुलेट करना सीख जाओगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में मेरे को सरकमफेरेंस की वैल्यू इंटीजर्स में दे रखी है, अब यार ये इंटीजर्स का पता करना तो इजी है, आप इतना तो जानते ही होंगे कि इंटीजर्स क्या है, डेसिमल क्या है। तो
आप इतना तो देख के क्वेश्चन पढ़ते हो तभी आपके ब्रेन में ये चीज़ आ जाता है कि यार ये वैल्यू इंटीजर्स में है या फिर डेसिमल में है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि रेडियस है वो मेरी 7 या 7 का मल्टीपल होगी। अगर 7 या 7 का मल्टीपल होगी तो मैं अब 7 को बेस मान लेता हूँ कि मेरी रेडियस क्या है 7। क्यों मान रहा हूँ बेस में? क्योंकि मेरे को आइडिया लग गया कि सरकमफ्रेंस इंटीजर्स में है तो मैंने रेडियस 7 मान ली। अब आप 7 रेडियस मान के सारी चीज़ों को सॉल्व करने का कोशिश करना। मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे एक बार में बेसिक जो कि होता है फॉर्मूला, फिर मैं सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा। अभी मैंने आपको यहाँ से हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये मान के चलो कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। डायमीटर होता है 2r और रेडियस है वो आपकी, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्या 7। रेडियस 7 लूँगा तो मेरी जो यहाँ पे जो एरिया की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इंटीजर्स में। अगर मेरे को इंटीजर में वैल्यू दे रखी है एरिया की तो मैं रेडियस 7 ले सकता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर मेरे को सरकमफेरेंस की वैल्यू इंटीजर में दे रखी है तो भी मैं रेडियस है वो 7 ले सकता हूँ। अगर मैंने रेडियस 7 ले ली तो यहाँ से एरिया का मान क्या आएगा, कैलकुलेशन आप कर लेना घर बैठ के, 154 आएगा। जब इसमें पाई का मान 22/7 रखोगे, 7 गुणा 7 करोगे, 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, 22 गुणा 7 करोगे तो आपको 154 मिलेगा। सरकमफ्रेंस कितनी आएगी, 44 आएगी। डायगोनल कितना आएगा, 14 आएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर रेडियस 7 है तो एरिया है वो इंटीजर में होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ एरिया मेरा रेशो में 154 होगा, सरकमफेरेंस है वो इंटीजर में होगी, रेशो में 44 होगी, डायमीटर है वो इंटीजर में होगा और रेशो में मेरा 14 होगा। ये चीज़ अगर आपको याद है तो इस चीज़ का इतना ही फास्ट तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि आप फॉर्मूला लगाना बिल्कुल भूल जाओगे। तो एक बार मैं आपको इसी चीज़ को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले आप एक भी चीज़ याद रखो कि अगर जब भी आपसे रेडियस पूछेगा, मतलब रेडियस जो भी होगी वो क्या होगी, रेशो में 7 इंटू यहाँ पे कोई वैल्यू होगी 7 इंटू समथिंग बराबर उत्तर। यानी कि जो भी अगर एरिया मेरे को इंटीजर में दे रखा है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, समझो इसको ध्यान से। अगर किसी क्वेश्चन में एरिया इंटीजर में दे रखा है और आपसे पूछा कि रेडियस बताओ क्या होगी, तो रेडियस जो भी होगी वो 7 का मल्टीपल होगी, आपका उत्तर आ जाना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में सरकमफेरेंस इंटीजर में दे रखी है, आपसे पूछा कि रेडियस क्या होगी, तो रेडियस 7 का मल्टीपल होगी, आपका उत्तर आ जाना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में डायमीटर का मान दे रखा है और आपसे पूछा है कि रेडियस क्या होगी, तो 7 का मल्टीपल होगी। अब हम रिवर्स चलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में रेडियस है वो 7 का मल्टीपल है, 7 या 7 का मल्टीपल है, रेडियस 7 या 7 का मल्टीपल है, तो उसमें पूछेगा एरिया क्या होगा। तो एरिया क्या होगा, एक इसमें देखो 11 का जब भाग दोगे तो 11 इंटू 14 होगा 154। 14 में फिर से क्या होगा, 7 इंटू 2 होगा। तो जो भी एरिया होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। समझो इस बात को, बहुत तगड़ा लॉजिक है इसमें। इससे क्वेश्चन आप नो ही विदिन अ सेकंड खत्म कर दोगे क्वेश्चनों को। मैं आपको करके बताऊंगा क्वेश्चन। एरिया अगर आपका रेडियस 7 या 7 का मल्टीपल किसी क्वेश्चन में दे रखा है तो एरिया आपका 154 इंटू समथिंग बराबर उत्तर होगा। मतलब एरिया जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, एरिया जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, एरिया जो भी होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। अब इस 2 का मल्टीपल का मतलब होगा कि एरिया जो भी होगा वो इवन नंबर होगा। क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में रेडियस 7 या 7 का मल्टीपल दे रखी है और 7 या 7 का मल्टीपल देखना का काम माइक्रो सेकंड में हो जाता है, तो एरिया होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। ये आपको सोचना पड़ेगा। तो जो भी अगर एरिया की वैल्यू ऑड दे रखी है वो तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएंगी ना। तो बाकी 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन में आप 11 का भाग देके चेक कर लो या फिर 7 का भाग देके चेक कर लो। वो 11 का भाग देना और 7 के भाग देने में जितना टाइम लगेगा 2 ऑप्शन में, वो बहुत कम टाइम लगेगा। अब अगर रेडियस 7 या 7 का मल्टीपल है तो जो सरकमफेरेंस है उसमें क्या होगा, 11 इंटू 4। यानी आखिरी 2 अंक है वो 4 से कटने वाले होने चाहिए या फिर उसमें 11 का भाग जाना चाहिए। यानी कि अगर रेडियस 7 या 7 का मल्टीपल होगी तो मेरी सरकमफेरेंस होगी वो 44 इंटू समथिंग बराबर ऑप्शन, यानी कि उत्तर। समझ पा रहे हो। तो जो इंटीजर मतलब जो मेरी सरकमफेरेंस होगी वो 11 या 4 का मल्टीपल होगी। सिमिलर वे में डायगोनल है वो 14 का मल्टीपल होगा, या फिर इसको आप ब्रेक डाउन करके लिख सकते हो कि 7 या
2 का मल्टीपल होगा, मतलब ये भी इवन नंबर होगा। डायगोनल कभी भी आपका अगर रेडियस 7 है तो डायगोनल कभी भी ऑड नहीं हो सकता। इन द केस ऑफ रेडियस इफ यू हैव 7 देन डायगोनल नॉट बी इन ऑड नंबर। ये क्लियर करना पड़ेगा। अगर डायगोनल रेडियस 7 है तो आपका डायगोनल होता है 2r, और 2 गुणा कुछ कोई भी नंबर ऐड करो यहाँ पे वो इवन नंबर आएगा। इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या ही आएगी। तो ये चीज़ आपको छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ें हैं, क्वेश्चन को यूं ही ख़त्म कर देती हैं ये चीज़ें। अब इतनी सारी चीज़ें तो हो ही गई, अभी मैं इसमें ही आपको एक और चीज़ और समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ही मुझे पता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी हो गई हैं, आप फॉर्मूले से करने के आदी हो, फॉर्मूले से ही करते आए हो क्वेश्चनों को। मैं वो तरीका भी बता दूंगा जिससे आप उस फॉर्मूले लगा के भी आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। लेकिन अगर आप ये चीज़ सीख लेते हो तो ये चीज़ ना केवल आप 2D मेंसुरेशन के सर्कल में ही यूज करोगे, बाकी और भी जहाँ पे आपको फॉर्मूले से क्वेश्चन कर रहे थे उसको थोड़ा विजुअलाइज करके अपने खुद के कंसेप्ट डेवलप कर सकते हो। जो कि एक टीचर से पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि उसकी सारी चीज़ें कॉपी करो, कुछ चीज़ें टीचर से सीख के अपनी भी डेवलप करनी चाहिए, अपनी थिंकिंग प्रोसेस से भी कुछ चीज़ें क्रिएट करनी चाहिए। तो वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, अपनी खुद की मेहनत मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब देखो इन कुछ इस चीज़ का यूज करके आपको इसमें एक और चीज़ अगर आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि कोई भी 2D फिगर है, अगर उसमें अगर वृत्त के अंदर बात करूँ मैं, तो वृत्त के अंतर्गत अगर साइड की बात करूँगा, साइड जो सेंटीमीटर में नापी जाती है तो उस रेडियस सेंटीमीटर में नापी जाती है। उसके बाद है डायगोनल सेंटीमीटर में नापा जाता है, मतलब जो डायमीटर होता है वो सेंटीमीटर में मापा जाता है, और सरकमफ्रेंस है वो सेंटीमीटर में मापा जाता है, और एरिया किस में मापा जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे जो 7 इंटू समथिंग आ रहा है, यानी कि अगर एरिया आपके n गुणा हो रहा है, एरिया आपके n गुणा हो रहा है तो साइड कितने गुणा होगी, रूट n गुणा। अगर साइड n गुना हो रही है तो एरिया कितने गुना होगा, n स्क्वायर गुना। अगर ये चीज़ आप समझ पा रहे हो तो अब अपना काम खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो मैं आपको ये बेसिक था ये समझा दिया मैंने, और जो इंटीजर्स वाला चीज़ थी वो भी समझा दिया। हाउ टू फाइंड सरकमफ्रेंस ये भी आपको मैंने समझा दिया, इसमें मैंने हेडिंग लगा रखा है वैसे ही। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, इसी क्वेश्चन को करते हैं। देखो पहला टाइप है ये, वैसे कितना ही था, जितना हो सका मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है समझाने के लिए। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, और क्वेश्चंस में आपको शायद हो सकता है ज़्यादा समझ में आ जाएगा। टाइप फर्स्ट है और सारे टाइप कवर करेंगे हम, जितने भी टाइप्स बन सकते थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, कोई चुल्लू मुल्लू क्वेश्चन नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पागल नहीं बनाया जाएगा आपको, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से मैं अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ों को यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल लूँगा जो कि कुछ एग्जाम में आएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी धोखा दे रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं करने वाला है नहीं हूँ। मैं तो वही क्वेश्चन लूँगा जो यहाँ पे ज़रूरत है, जिन क्वेश्चनों को हम एग्जाम में आगे देखेंगे भी सॉल्व करने के लिए। तो एसएससी सीपीओ 2023 का ये क्वेश्चन है। एक वृत्त का क्षेत्रफल है वो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब मैं इस क्वेश्चन को सोचूंगा तो मुझे पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल है, एरिया किस में दे रखा है, इंटीजर में दे रखा है, तो रेडियस मेरी इंटीजर्स में होगी। अगर यहाँ कल के जाए कोई ऑप्शन डेसिमल में होता तो वो मैं वैसे कैंसिल आउट कर देता, और 7 का मल्टीपल होगी तो ये ऑप्शन कैंसिल। अब मेरे पास चैलेंज ये है कि मेरे अनुसार तो एरिया होता है 154। अब मेरे को ये पता लग गया कि यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल इंटीजर में दे रखा है, इसलिए मैं रेडियस को 7 मान सकता हूँ, और 7 अगर रेडियस मैंने मानी है तो मेरे उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू 7 रेडियस के अनुसार जो एरिया निकल के आएगा रेशो में वो 154 होगा। लेकिन रेशो 154 मेरे अनुसार है रेशो में, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार है वो एरिया कितने दे रखा है, 1386 दे रखा है। तो अब ये कितने टाइम हो रहा है एरिया, तो आप क्विकली यहाँ से इसका इसमें भाग देके पता कर लोगे कि ये 9 टाइम्स हो रहा है। तो अगर एरिया 9 टाइम्स हो रहा है तो साइड कितने टाइम होगी। अब साइड में आपसे पूछ सकता है वो रेडियस, रेडियस जो आपने मान रखी है 7, उसी के अकॉर्डिंग तो एरिया निकाला था आपने 154। आपसे वो डायगोनल का मान भी पूछ सकता है यहाँ से 14, सरकमफ्रेंस का मान भी पूछ सकता है जिसका होता है 44। तो आपसे पूछा वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो एरिया अगर 9 गुना है तो साइड कितनी होगी, इसके अंडर रूट 9 टाइम मतलब 3 टाइम्स। एरिया अगर 9 गुना है तो साइड 3 टाइम्स होगी, साइड होती है 3, यानी कि 3 टाइम्स का मतलब होगा 21।
अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, ये 7 गुणा 3,21,000 भी नहीं करना है। आपको सिर्फ ये पता करना है कि मेरी जो रेडियस होगी वो 7 गुणा समथिंग बराबर उत्तर, ये होगी। ये पढ़ा एक वृत्त का क्षेत्रफल, अच्छा मजा आ गया, इंटीजर में है तो आपका तुरंत दिमाग ने काम किया, अरे यार रेडियस होगी वो 7 होगी और 7 का मल्टीपल होगी। अब वो कितने टाइम मल्टीपल होगी ये मुझे पता करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे अनुसार रेडियस 7 है तो उसके अनुसार एरिया होता है 154। क्वेश्चन में दे रखा है 1386, कितने गुना हो रहा है, 9 गुना। अब यहाँ से जैसे ही पता चला आपको ये अगर 9 गुना हो रहा है तो इसका अंडर रूट टाइम है वो मेरी क्या होगी, साइड होगी। तो यहाँ पे 3 आया। अब जैसे ये 3 आया तो एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि जो मेरा उत्तर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। और जो भी उत्तर होगा वो 3 से कटने वाला भी होगा साथ साथ में, तो 3 से कटने वाला ये नहीं कट रहा, 4 रेख 5 ये नहीं कट रहा, और 2 रेख 3 यही बताया तो ये भी 3 से कट रहा है, तो खत्म। एक बार आप यहाँ से हेड शॉट मारो क्वेश्चन पे, यहाँ से अगर बच रहा है वो ऑप्शन तो यहाँ से हेड शॉट मारो फिर वापस से, यानी कि 2 बार स्नाइपर चलाओ आप बैक टू बैक। एक बार बच गया, दूसरा गोला लोड किया, दोबारा उसको उड़ाओ, कैलकुलेशन मत करो। 2 स्नाइपर शॉट में तो उड़ जाएगा। जब पबजी खेलते हो ना, हेड शॉट मारो सीधा ऑप्शन को, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब जैसे कई स्टूडेंट होते हैं इसी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं कि एरिया दे रखा है 1386, वो लिखते हैं पाई का मान 22/7, रेडियस निकालनी है तो r², 1386 गुणा 7 बराबर 22, ऐसे करके यहाँ से वो इस कैलकुलेशन को काट पीट के r² का मान निकालते हैं और जो पॉजिटिव मान आता है r का वो लिख के यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यार मेरे भाई दोस्त, ये सब करने का टाइम था 7th 8th 9th में। अब तुम कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा कंपटीशन ऐसे बंदों से है जिनकी परसेंटेज 90, 85, 88 और अपनी परसेंटेज है 60, 65, 70। तो अपना मुकाबला उन लोगों से है जो कि उनका एजुकेशन में बैकग्राउंड भी अच्छा है, उनकी मेहनत करने की स्किल्स भी अलग है, सोचने का नज़रिया भी अलग है। तो इस तरीके से तो अपन को जॉब मिलने वाली है नहीं है, तो अपन को अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे पता है उस क्वेश्चन को समझाने में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है और मेरा उद्देश्य भी यही था कि तुम्हें समझ में आए, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन करना होता मैं इसको 5-7 सेकंड में करके आगे निकल जाता। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ऐसा, 10 सेकंड से ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेने वाला। आप अपना देख लो कि आप कितना टाइम लोगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार देखो पर्दी तो इसमें इंटीजर्स में दे ही नहीं रखी, तो अब मैं क्या करूँ। तो दादा मेरे भाई, पर्दी यहाँ पे इंटीजर्स में नहीं दे रखी, लेकिन यहाँ पे पर्दी डेसिमल में दे रखी है, तो ऑप्शन में भी तो डेसिमल में दे रखी है ना, तो दोनों साइड से डेसिमल डेसिमल तो कैंसिल आउट कर सकता है। तो बचा क्या हुआ यहाँ पे, इंटीजर बची, ये भी इंटीजर से बची सारी। अब तू ये देख ले कि जो तेरी पर्दी दे रखी है, तेरे अनुसार अगर पर्दी यहाँ पे तेरे अनुसार अगर इंटीजर में होती तो तुम मान लेता कि रेडियस 7 है, उसके अनुसार सरकमफ्रेंस 44 है, तो मेरी सरकमफ्रेंस होगी 44 रेशो में क्वेश्चन के अनुसार दे रखी है क्या 26.4। तो कितने टाइम्स हो रही है ये सरकमफ्रेंस, मेरे अनुसार 44 थी, क्वेश्चन के अनुसार 26.4 दे रखी है, तो कितने टाइम्स हो रही है सरकमफ्रेंस। तो आप देखोगे 6 चौकड़े 24 कैरी 2, 6 चौकड़े 24 और 2 26, यानी 0.6 टाइम हो रही है सरकमफ्रेंस, 0.6 टाइम्स हो रही है। उसने पूछा एरिया, तो एरिया होता है मेरे अनुसार 154, तो 154 गुना कितने टाइम्स होगा, अगर साइड 0.6 टाइम हो रही है तो एरिया 0.36 टाइम बराबर आंसर। ये मेरा उत्तर होगा। अब मैंने इसमें कहाँ πr² कहाँ लगाया है मेरे को बताओ एक बार। अगर बाकी तुम्हें बेसिक से करना होता है ये क्वेश्चन, सबसे पहले तुम लिखते 26.4 गुणा 26.4 बराबर 2πr, यहाँ से तुम r का मान निकालते, फिर πr² में दोबारा r का मान रखते, फिर तुम आंसर लाते। उतने में दूसरा जो एस्पिरेंट है तुम्हारे कॉम्पिटिटर, वो क्लिक करके आगे का क्वेश्चन पढ़ के वो भी सॉल्व कर लेता, तब तक तुम पहला ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। फिर आप बोलोगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है एसएससी में, एसएससी कपड़ा करती है, स्कैम चलता है, इतनी कट ऑफ गई। तुम्हारा पढ़ने का तरीका ही ख़राब है भाई। तुम अपनी मेहनत अपने 100% अच्छे से दो, किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन रोक के बता दे। तो अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि अब देखो ये मैं सिखा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ सिखाना है आपको, और खुद को भी, खुद का नॉलेज भी इम्प्रूवमेंट करना है। तो मैं स्लो चलूँगा,
अगर मेरे को इस क्वेश्चन को करना होता, मैं समझता कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे अटैक करता कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है 154 इंटू समथिंग बराबर मेरा उत्तर होना चाहिए। अब पहली बात तो मेरे को ये पता चल रहा, मैंने आपको ये बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 11 इंटू 14, 154 को लिख सकता हूँ। 14 को मैं अगेन लिखूंगा 7 इंटू 2, तो मेरा जो भी उत्तर आएगा वो सम संख्या होगी, मेरा जो भी उत्तर आएगा वो सम संख्या होगी। तो ये विषम संख्या है, खत्म, ये विषम संख्या है, खत्म, एक हेडशॉट मैंने यहाँ से चला दिया। अब जो भी दो ऑप्शन यहाँ से खत्म कर दिए, इस दो को देख के जो भी संख्या होगी वो दो का मल्टीपल होगी, मतलब सम संख्या होगी। तो एक हेडशॉट ये, एक हेडशॉट ये खत्म। ये सोचने का तरीका आपको डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा हेडशॉट चलाया कि नंबर है वो किससे कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए, तो दोनों नंबर 11 से कट रहे हैं, ये 55 भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तीसरा हेडशॉट चलाया यहाँ से 7 से लेके कि जो भी नंबर है वो 7 से भी कटना चाहिए, तो 7 से ये कटेंगे, 7 चौक 28, बचेंगे 5, 7 सूती 49, बच गए 6, 9 7 63, ये नहीं कटेगा, ये ऑप्शन कटेगा। तो यही उत्तर है। इसमें कहाँ फॉर्मूला लगाया है आप बताओ, आप सोचो इसमें मैंने कहाँ फॉर्मूला यूज किया है। और इसमें मैंने कुछ लिखा भी नहीं है, सारा ओरली कर लिया, दिमाग, ये मैं लिख भी नहीं रहा, अपने दिमाग में ही कर रहा हूँ सारी चीज़ें। पढ़ा, परिधि 26.4, एक हेडशॉट मारा, 44 परिधि है, कितने टाइम्स हो रही है, 0.6 टाइम, मतलब नंबर 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो 5 4 3 से भी, यहाँ से पता चला कि नंबर है 0.6 टाइम हो रहा है, मतलब 0.36 टाइम हो रहा है। 0.36 टाइम का मतलब होगा कि मैं अगर इसको लिख सकूँ कि मतलब नंबर है जो भी है वो मेरा 3 से भी कटेगा। 3 में होता है 12 इंटू 3, ये भी तो होगा 0.36, 3 से भी कटेगा। तो यहाँ से देखो 6 8 और 6 14, ये नंबर नहीं कट रहा 3 से, 8 और 6 14, ये भी नहीं कट रहा, 10 और 8 18, ये कट रहा है 3 से, और 10 और 8 18, ये भी कट रहा है। तो ये दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए अगर इस तरीके से भी जा रहे हो आप। फिर आप सोचोगे कि नंबर 11 से भी कटेगा, 11 से भी कट रहा है, तो ये बेस्ट तरीका था मेरे अनुसार। अगर जब भी आपको एरिया निकालना हो, पहला आप दिमाग में ये चेक करो, जितने भी ऑड नंबर दे रखे हैं सबको हेडशॉट मारो, कैंसिल आउट कर दो। दूसरा हेडशॉट लगाओ 11 से, अगर 11 से भी कुछ बच रहा है ऑप्शन तो फिर हेडशॉट लगाओ 7 से, अगर 7 से भी बच रहा है तो लगा लो बेसिक। फिर आप इस पे आ जाओ, 0.6 गुना टाइम हो रहा है, फिर यहाँ से आप यूनिट डिजिट चेक करो सीधा, यहाँ से यूनिट डिजिट चेक करोगे तो 4 इंटू 6 करोगे तो 4 यूनिट डिजिट आएगा, एक ही ऑप्शन बचेगा 4, ये खत्म। इस हेडशॉट से आप ये ऑलरेडी खत्म कर चुके हो। तो कितने 4 बार हेडशॉट मारना है आपको, और मेरी गारंटी है अगर 4 गोली में तो इंसान मर जाता है। क्वेश्चन का सवाल के ऑप्शन ही तो है ये। पहली गोली कैसे मारनी है, जब भी आपको एरिया निकालना हो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपको एरिया निकालना हो तो पहला हेडशॉट लगाना है 2 का। 2 का मतलब क्या है कि आंसर जो भी होगा वो क्या होगा, सम संख्या होगा। रट लो ये चीज़ है, बिल्कुल रट लो, मैं बोल रहा हूँ रट लो। पर्दी ये चेक कर लेना आप पहले कि जो पर्दी दे रखी थी, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो 7, अगर रेडियस दे रखी है या तो 7 से कट रही है नहीं कट रही, पर्दी दे रखी है तो 44 से कट रही है नहीं कट रही। 44 से कटने का मतलब क्या है, 11 और 4 से कट रही है या नहीं कट रही। तो 4 से कटने का तो आखिरी 2 अंक चेक कर लो कि यार 64 4 से कट रहा है, 11 से क्विकली चेक कर लो, 11 दून 22, बच गए 4, 44 11 से भी कट रहा है। अगर इसमें एरिया दे रखा होता है 154, तो वो चेक कर लो जो वैल्यू दे रखी है। जैसे पिछले क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो अगर आपको पहले तरीके से भी नहीं जाना, ये दे रखा है कि यार ये चेक कर लो सीधा कि ये 11 7 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। 2 से कट रहा है मतलब सम संख्या है, 11 से कट रहा है मतलब 7 से कट रहा है, ये चेक कर लो। तो यहाँ पे तो सीधा ही इंटीजर, अगर क्षेत्रफल अगर इंटीजर्स में है तो रेडियस 7 या 7 का मल्टीपल होगी, ये कन्फर्म है। लेकिन अगर ये चीज़ डेसिमल में दे रखी है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर आप ये चीज़ नहीं अज्यूम कर पा रहे कि यार 26.4, या तो दोनों तरफ से ऑप्शन कैंसिल आउट करो, पहला तरीका तो ये। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आप ये सोचो कि जो भी परिधि दे रखी है वो 44 से कट रही है या नहीं कट रही, तो उस 11 4 से चेक कर लो। अब अगर ये 44 से कट रही है या फिर 44 का कुछ टाइम हो रही है तो आप यहाँ से क्विकली निकाल लो कितने टाइम हो रही है, 0.6 टाइम। तो मतलब 0.6 टाइम का मतलब होगा कि इसमें 3 छपा हुआ है, 3 से कटेगा, तो 2 ऑप्शन ये उड़ा दो। अब इसके अनुसार मेरा एरिया क्या होगा, 11 से कटेगा, 7 से कटेगा, तो यहाँ से भी आप हेडशॉट मार सकते हो। तो अल्टीमेट मेरा पर्पज यही था इस क्वेश्चन को समझाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यार देखो एक दो क्वेश्चन में मैं बहुत ज़्यादा टाइम लूँगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो मैं समझाना चाह रहा हूँ एक नई अप्रोच, तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। जैसे तीसरा क्वेश्चन है एक, अब माने इस क्वेश्चन में उसने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू इंटीजर्स में नहीं दे रहा कि मतलब क्या रेडियस 7 या 7 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन हो सकता है 7 या
अरे यार देखो देख, रेडियस अगर 7 या 7 का मल्टीपल का मतलब यही नहीं होता कि वो इंटीजर्स में है यहाँ पे वैल्यू। अब मान के चलो 35 है, 7 का मल्टीपल है, लेकिन 3.5 भी तो 7 का मल्टीपल है, ये तो डेसिमल में हो गया ना। तो रेडियस तो मेरी 7 या 7 का मल्टीपल ही होगी। वो डिपेंड करेगी कि जो मल्टीपल है वो इंटीजर्स में है या फिर डेसिमल में होगी, तो वो 7 का मल्टीपल ही होगी, तो वो 7 का मल्टीपल ही। लेकिन वो डिपेंड कर रही है कि वो मल्टीपल में इंटीजर्स के रूप में आ रही है या फिर वो डेसिमल के रूप में आ रही है। तो यहाँ पे अगर क्षेत्रफल, आप वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 38.5, उसकी परिधि क्या होगी? तो परिधि क्या होगी? परिधि मेरे अनुसार क्या होगी? 44। कितने टाइम्स होगी परिधि, वो मुझे निकालना था, जो इस डाटे का यूज करके निकालूंगा। मेरी इच्छा नहीं है निकालने की, मैं नहीं निकालूंगा। मेरी इच्छा नहीं है नहीं निकालने की, मैं नहीं निकालूंगा। मैं सीधा उत्तर पे, मेरा जो भी उत्तर होगा उस पर मैं हेडिसॉन्ट मारूंगा। मतलब 44 में क्या हिडन है? 11 × 4। मतलब जो भी नंबर होगा मेरा वो 11 से कटेगा, वो 4 से भी कटेगा। तो 11 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो 4 से तो ये तो नहीं कट रहा, 4 से 18 भी नहीं कट रहा, सॉरी 44, 4 से 18, 4 से 18 भी नहीं कट रहा, 18 भी नहीं कटेगा, लेकिन 11 से कटेगा। 44 का मल्टीपल होगा सीधा यहाँ पे, ये देख लो 11 × 4। इतना डीप मत जाओ, डायरेक्ट ये देख लो कि जो भी उत्तर होगा वो 44 का मल्टीपल होगा। 44 इंटू समथिंग बराबर ऑप्शन। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो n भी हो सकती है और 1/n भी हो सकती है। चलो ये तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। तो 44 का मल्टीपल होगी, तो 44 का मल्टीपल में ये ऑप्शन 11 से तो ये ऑप्शन कट नहीं रहे, 4 से भी नहीं कट रहे, 4 से तो आप बोलोगे 22 भी नहीं कट रहा, 11 से तो इस तरीके से तो आप बोलोगे कि यार दोनों से कटना चाहिए। देखो मैं मान रहा हूँ कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि तुम यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। परिधि है वो 44 है, तो यहाँ से सीधा सीधा आप ये चेक करो कि अगर मेरी परिधि 44 है तो 44 इंटू समथिंग बराबर आंसर होगा। तो आंसर जो भी होगा वो 11 और 4 से कटेगा। लेकिन अब डिपेंड करेगा कि यार यहाँ पे अगर वैल्यू उसने कुछ ऐसी दे दी, यहाँ पे जो गुणा होके आ रही है वो या तो इंटीजर्स में n भी हो सकती है या फिर 1/n भी हो सकती है। तो अगर 1/n हो रही है तो ये 4 खत्म हो रहा है ना, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे जो इसका उत्तर है 22, यहाँ पे जो 4 है वो 4 से भी कटनी चाहिए, लेकिन हो सकता है ये n की वजह से ये वाला 4 खत्म हो गया हो, तो डायरेक्टली वैल्यू 11 से ही कटेगी, 4 से नहीं कटेगी। तो 11 से कटेगी और कुछ टाइम 11 से बड़ा मान होगा, तो गुणा होके 11 से बड़ा मान होगा, तो 11 से कटेगी, 11 से बड़ा मान 22 होगा। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि यार मेरे को कैसे सपने थोड़ी ना आएंगे कि ये 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं जब भी उसके लिए आपसे बोल रहा हूँ कि जब भी आपको, अगर यहाँ पे क्षेत्रफल इंटीजर में दे रखा होता तब तो आप सीधा ये वाला अप्रोच लगा सकते थे। अभी यहाँ पे क्षेत्रफल इंटीजर्स में नहीं दे रखा, यहाँ पे डेसिमल में दे रखा है, तो आप क्या करो, पहले वो निकालो कि जो सरकमफ्रेंस है वो कितने टाइम्स हो रही है। तो आपके अनुसार एरिया क्या होता है? 154 रेशो में। क्वेश्चन के अनुसार एरिया कितना दे रखा है? 38.5। कितने टाइम्स हो रही है एरिया? एरिया हो रही है 1/4 टाइम्स, क्योंकि 154 का आधा 72 और 72 का आधा 38.5। तो एरिया यहाँ पे 1/4 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये 4 से नहीं कटने का रीज़न ये था कि जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो कितने टाइम्स हो रही है? 1/4 टाइम्स हो रही है। 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब जो आंसर होगा वो ओनली 11 का मल्टीपल होगा और 11 से बड़ा मान होगा। तो 11 का मल्टीपल और 11 से बड़ा मान, और यहाँ पे 4 से हमने ये दो ऑप्शन ऑलरेडी कैंसिल आउट कर ही दिए थे। तो अब यहाँ से आपको पता चल गया कि मेरा जो सरकमफ्रेंस है वो एरिया 1/4 टाइम्स हो रहा है। तो साइड कितने टाइम्स हो जाएगी? साइड मेरी हो जाएगी √1/4, यानी कि साइड मेरी हो जाएगी 1/2 टाइम्स। 44 मेरा था क्वेश्चन में, मेरे अनुसार 44 होता है, कितने टाइम्स हो रही है? 1/2 टाइम्स, तो 22 होता है। मुझे लग रहा है शायद आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई, आपको वही बेसिक तरीका फॉर्मूला लगा के ही करना है। तो 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे, और इस बार मैं आपको सारी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन में फंसा के आपको चला के मैं घुमाया था कि हो सकता था कि आप 44 इंटू समथिंग बराबर आंसर करोगे, फिर आप 11 इंटू 4 करोगे, फिर 11 से काटोगे, 4 से काटोगे। मैं चला के उस ट्रैक में घुसा रहा हूँ आपको, ताकि आप समझ पाए कि इस ट्रैक में जाने के बाद कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, लेकिन
अगर आप उस डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर लेते हो तो क्वेश्चन को आप कम समय में तोड़ के रख दोगे। वो चीज़ मैं डेवलप करवाना चाह रहा हूँ आपके अंदर कि 1/n। ये आप सोचोगे कि 44 इंटू समथिंग में अपना कुछ इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है और कुछ 1/n फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 44, उसमें जो 11 और 4, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये दोनों नंबर है 44 से जाए तो आप ये डायरेक्टली 44 से काट लो। ये दोनों नंबर है वो 11 4 से कटेंगे। तो ये क्वेश्चन अभी दोबारा मैं एक बार समझा देता हूँ क्विकली कैसे सॉल्व करना है। मैं तरीका सिखा रहा हूँ आपको। जब भी आपको वृत्त का क्षेत्रफल डेसिमल में दे रखा है तो पहले आप ये निकालो कि वृत्त का क्षेत्रफल कितने टाइम्स हो रहा है अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार। मेरा रेशो में होता है एरिया 154 और इस क्वेश्चन में दे रखा है 38.5, तो ये कितने टाइम्स हो रहा है, ये 1/4 टाइम्स हो रहा है। तो मेरा सरकमफ्रेंस पूछा उसने 44 है, 44 का अगर एरिया 1/4 टाइम्स है तो साइड 1/2 टाइम्स होगी, मतलब 22 मेरा उत्तर आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि यार मेरे को क्या सपने थोड़ी ना आएंगे कि मेरे को 154 लेना है कि नहीं लेना। तो दाऊ मेरे, मैं आपको बता रहा हूँ कि 38.5 में आप 11 का भाग दे के चेक कर लो। 11 का भाग जा रहा है क्या, 11 थी 33, बच गए 5, 11 5 55, 11 का भाग जा रहा है। इसमें आप ये चेक करो 154 में 11 का भाग जा रहा है, 154 इंटू 14, 7 का जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो 7 पद 35, तो 7 का भी जा रहा है, और 2 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 2 के जाने की वजह से तो 38.5 हो रहा है ये। तो ये आपका उत्तर होगा। इसमें फॉर्मूला मैंने नहीं लगाया है कहीं भी। एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की परिधि व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त का व्यास है वो कितना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा नेक्स्ट टाइप है, ये टाइप पहले ही टाइप का है लेकिन नेक्स्ट वर्जन का है थोड़ा सा। एक वृत्त की परिधि व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त का व्यास है वो कितना होगा। तो वृत्त का व्यास होगा 44, 44 इंटू समथिंग बराबर आंसर। 44 का मतलब होगा 44 का मतलब होगा 11 गुणा 4, यानी जो भी नंबर होगा वो 11 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 11 से तो कटेगा ही कटेगा, 4 का पता नहीं है कटेगा नहीं कटेगा, ये पता नहीं, लेकिन ये श्योर है कि नंबर 11 से कटेगा। तो 11 से कटेगा मतलब 4 और ये 10, 10 में से 2 गए 8, ये नहीं कट रहा। ये भी क्या हो गया 8, 8 में से 4 गए तो 4, ये भी नहीं कट रहा। 7 4 11, 11 में 6 गए 5, ये भी नहीं कट रहा। ये कैसे हो सकता, अरे यार ब्यास पूछा है ना, इसमें परिधि थोड़ी पूछी है। तो ब्यास होता है मेरा 14, तो मतलब 7 और 2 से कटेगा, 7 और 2 से कटेगा। तो 7 से तो ये कट रहा है 12, 7 एकम 7 और 12 संते 84, 7 से ये 7 एकम 7, 9 7 63, ये नहीं कटेगा। 9 7 63 और 12 बच जाएंगे, ये भी नहीं कटेगा। और 7 8 56 बच गए 6 64, ये भी नहीं कटेगा। तो यही ऑप्शन है 7.84, यही उत्तर है। वो थोड़ा मैं यहाँ पे इसको ब्यास को मैंने सरकमफ्रेंस करके कर लिया था। देखो दोबारा बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में समझने में, मैं मान रहा हूँ कि चीज़ें बहुत गंदे लेवल पे ले जा रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाओगे तो पेन चलाना नहीं पड़ेगा, और एज कम्पेयर टू जो अदर स्टूडेंट जो क्वेश्चन कर रहे हो उसके तुलना में आप 25-30 सेकेंड है वो अपना बचा लोगे एग्जाम में जब आप परफॉर्म करोगे। तब समझने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन एक बार समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन को आप तोड़ के रख दोगे। देखो एक वृत्त की परिधि है, व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त का व्यास है वो कितना होगा। तो वृत्त का व्यास अगर मेरी रेडियस 7 थी तो डायगोनल डायमीटर क्या होगा 14। तो जो भी मेरा ऑप्शन आएगा वो उत्तर होगा वो 14 गुणा समथिंग, यहाँ पे जो भी होगा वो उत्तर होगा मेरा। तो 14 का मतलब होगा 7 और 2 से कटने वाला नंबर। तो मतलब 7 से कटने वाला नंबर तो होगा, समथिंग की वजह से 2 में भी हो सकता है ख़त्म हो जाए, 7 कभी भी ख़त्म नहीं होगा, 7 तो रहेगा ही रहेगा। अब बोलोगे 7 खत्म हो जाए तो 2 रहेगा, तो 7 से कटने वाला नंबर होगा। तो ये देखो पॉइंट को कंसिडर नहीं करना, पूरा इसको इंटीजर मानना है। मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे इंटीजर मान के चलो, आप इंटीजर से इंटीजर कैंसिल आउट करो, यहाँ पे पॉइंट को खत्म करना है, इंटीजर मानना है।
तो 7 किया, फिर 14 का देख लो सीधा सेट, अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है कि यार नहीं ये नंबर है, सीधा सेट 14 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, चाहे वो कितने टाइम ही हो, चाहे हो सकता है वो 0.3 टाइम ही हो, लेकिन वो 14 का मल्टीपल तो होगा ना। तो 14 का देख लो डायरेक्ट ही आप। 14 × 4 = 56, 14 × 5 = 70, और 14 × 6 = 84। ये देख लो, ये ऑप्शन चेक करो, 14 × 5 = 70, बचे कितने 8, और 14 × 6 = 84, यानी पॉइंट 56 टाइम गुणा हो रही है ये, यानी 14, ये निकल के आ रहा है, ये कितने टाइम निकल के आ रहा है, 0.56 टाइम से निकल के आ रहा है, ये 14 से घटेगा नहीं। या फिर 7 का देख लो, या फिर जो भी। अब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, देखो पहला तरीका बता ही दिया मैंने आपको, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका बताता हूँ। एक वृत्त की परिधि व्यास से 16.8 मीटर अधिक है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। व्यास क्या होता है, 2r। अधिक है मतलब इन दोनों का डिफरेंस है वो 16.8 है। तो यहाँ से 2π आपने कॉमन लिया, 2r आपने 2r आपने कॉमन ले लिया। 2r आपने जब कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, पाई। अब देखो कैलकुलेशन में ऐसे ही फंसोगे आप, π - 1 = 16.8। अब भाई मेरे बस की बात नहीं है ये कैलकुलेशन सॉल्व करना, क्योंकि मैं जितना इसमें लिखता जाऊंगा उतना मैं ऑप्शन क्लिक करने से दूर भागता हो जाऊंगा। तो मैं ये तरीका बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं होता ये वाली चीज़, मैं खुल के बोलता हूँ ये वाली चीज़। मेरे से मैं जितना पेपर में लिखूंगा उतना मैं ऑप्शन क्लिक करने से दूर भागता हो जाऊंगा, उतनी समय की घंटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, मेरा दिमाग का प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, और मेरा सिलेक्शन होने वाला है नहीं है। तो मैंने इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से हटा दिया है कि मेरे को फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करना ही नहीं है, चाहे मेरा सिलेक्शन मत हो एग्ज़ाम में। ये मैंने अपने दिमाग को फिट बैठा लिया है, तो मैं कुछ ना कुछ अलग ढूंढता हूँ फिर। तो अब मेरे को पता चल रहा है कि ये एक वृत्त की परिधि, अगर मैंने मान के चलो रेडियस वृत्त, उस वृत्त को रेडियस 7 मान ली, तो उस वृत्त का डायमीटर कितना होगा, 14, सरकमफ्रेंस कितना होगा, 44, एरिया कितना होगा, 154। ये मान लिया मैंने। और ये मैं क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि यार व्यास है वो इंटीजर में होगा, तो इंटीजर्स में दे रखी है, ये सब पॉइंट को हटा दूंगा तो ये सारी वैल्यू इंटीजर्स में है वो आ जाएंगी, तो मेरी रेडियस में 7 मान सकता हूँ। इंटीजर्स में आ रहेगा 7 का मल्टीपल में भी इंटीजर्स में भी हो सकता है, और वो डेसिमल में भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखो वृत्त की परिधि व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये कितना अधिक है, ये 30 अधिक है। तो या तो आप ये देख लो कि ये 30 की वैल्यू है, क्वेश्चन में एग्जैक्टली दे रखी है कितनी, 16.8। वृत्त की परिधि है 44, व्यास है 14, 14 से कितने अधिक है, रेशो में कितनी अधिक है, 30, एग्जैक्ट कितनी अधिक है, 16.8। एक की वैल्यू निकालोगे, 10 का भाग दोगे, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा वापस, एक और पॉइंट इधर आ जाएगा यहाँ से, फिर 3 से इसको काटोगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 36, 18, नहीं 5 या 15 और 36, 18, यानी पॉइंट 56 टाइम्स हो रही है। अगर साइड 56 टाइम्स हो रही है तो साइड ही होती है व्यास। व्यास कितना होता है, 14। 14 का 56 टाइम्स, जो आप ये कैलकुलेशन करके निकालोगे अभी इतनी लंबी चौड़ी रामकथा लिख के, तो यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है कि यार 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगेगा, और यूनिट डिजिट है वो मेरी 4 आएगी, तो यूनिट डिजिट 4 आएगी मतलब ये ऑप्शन कैंसिल आउट, ये ऑप्शन कैंसिल आउट, और यूनिट डिजिट 4 आएगी और उसमें 7 का भी भाग जाएगा, इसकी वजह से मैं 7 × 2 लिखूंगा ना, तो 7 का भी भाग जाएगा, और यूनिट डिजिट 4 भी आएगी। गुणा नहीं करूंगा, लेकिन गुणा भी कर लो यार, एग्जैक्टली 14 × 6 = 84 का 4 का आंसर लगी 8, 14 × 5 = 70, 8 × 78, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 7.84। लेकिन ये गुणा करना नहीं है, मेरा इच्छा हो नहीं रही गुणा करने की, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट करके फिर मैं वापस ये ऑप्शन क्लिक करूंगा। तो इसमें फॉर्मूला अच्छा। अब आप बोलोगे कि नहीं यार हमको क्या पता चलेगा कि आपने ये 30 की वैल्यू है, ये 16.8 मानी है। भाई मान ले यार, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ।
कि 16.8 में आप ये चेक करो कि वो डिफरेंस चेक करो कि परिधि और व्यास से कितना देगा। व्यास आपका होता है 14, ये मान के रट लो, आप रट लो। व्यास मतलब आपका जो डायमीटर है, व्यास, अरे यार डायमीटर, व्यास 14 होता है, परिधि 44 होती है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो 30। क्या ये 30 से ये वाली वैल्यू कट रही है? अगर ये वैल्यू कट रही है तो मान के चलो कि आपकी रेडियस 7 होगी। मान लो, ये बात रट लो, ऑथेंटिक है, प्रमाणित है, ये बात रट लो। तो वृत्त का व्यास निकल के आ गया। आप डायरेक्टली वृत्त का व्यास 14 इंटू समथिंग करोगे तो 14 का भाग दे लो यहाँ पे। 14 का भाग एक ही ऑप्शन में जाएगा इसमें, बाकी 3 में नहीं जाएगा। ये भी उत्तर हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 704 है। अब इसमें तो दिख ही रहा है कि परिधि इंटीजर में दे रखी है 704, तो मतलब रेडियस 7 या 7 का मल्टीपल होगी। परिधि इंटीजर में देने का मतलब है रेडियस 7 या 7 का मल्टीपल होगी। तो एरिया क्या होगा? 154 होगा। 154 गुणा समथिंग, और इस समथिंग को नहीं निकाल रहा मैं, 15.25 की दर से समतल करने का खर्चा क्या होगा? मतलब पहले मुझे एरिया निकालना पड़ेगा, जो कि एरिया मेरा 154 होता है। एग्जैक्टली नहीं है, ये रेशो में है। एग्जैक्टली निकालने के लिए मुझे कितने टाइम हो रहा है ये निकालना पड़ेगा। ये मैं निकाल नहीं रहा, इस कैलकुलेशन को करने की मेरी मन की इच्छा हो नहीं रही है। और मेरे को डायरेक्ट निकालना है कि 15.25 की दर से इसे समतल करने का व्यय खर्चा वो कितना होगा। ये दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। एक वृत्ताकार मैदान की परिधि है 704 है। परिधि 704 इंटीजर में देख के मेरे मन में लड्डू फूटने चालू हो गए कि रेडियस है वो 7 होगी। उसके अनुसार रेडियस अगर 7 होगी तो एरिया मेरा 154 होगा रेशो में। अब बोल रहा है कि 15.25 मीटर स्क्वायर की दर से इसे समतल करने का खर्च कितना होगा। मतलब पहले मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया मेरा 154 इंटू समथिंग होगा, ये मेरा टोटल एरिया निकल के आएगा। इतना पार्ट है मेरा, एरिया निकल के गया। तो ये मैंने क्विकली एरिया निकाल लिया। 15.25 मीटर स्क्वायर की दर से इसे समतल करने का खर्चा है वो निकालना पड़ेगा। मतलब 15.25 का मतलब होगा 61/4, तो 61/4 से भी गुना करना पड़ेगा। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि ये मेरा आएगा, तो पहले तो मुझे ये कितने टाइम्स हो रहा है एरिया ये निकालना पड़ेगा। अगर ये कितने टाइम्स हो रहा है एरिया ये अगर मैं निकाल पाता हूँ तो मेरा यूनिट डिजिट से मैं इस क्वेश्चन को जल्दी ख़त्म कर दूंगा। अगर ये निकल के आ गया, ये चार्ज नीचे से मैंने खत्म कर लिया, तो यूनिट डिजिट आ जाएगी ना। यूनिट डिजिट से इजीली मैं इस क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा। मेरे अनुसार परिधि कितनी होती है? 44। क्वेश्चन के अनुसार कितनी दी हुई है? 704। कितने टाइम हो रही है परिधि? 16 टाइम्स हो रही है। 16 चौक 64, 4 कैरी 6, 16 चौक 64, 4 70। अगर साइड 16 टाइम्स हो रही है तो एरिया कितने टाइम्स होगा? एरिया होगा इसका डबल टाइम, मतलब स्क्वायर टाइम्स। 154 गुणा 16 अगेन 16। तो ये समथिंग की वैल्यू निकल के आ रही है, वो क्या निकल के आ रही है? ये निकल के आ रही है 154 गुणा समथिंग जो बोल रहा हूँ ना मैं, उत्तर होगा। तो ये समथिंग की वैल्यू 16 इंटू 16 और ये 61/4। तो यहाँ 4 से मैं इसको खत्म कर दूंगा 4 बार। अब मेरी यूनिट डिजिट सब में डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है। तो यूनिट डिजिट से मैं इजीली खत्म कर दूंगा इस क्वेश्चन को। 6 चौकड़े 24, 24 में फिर अगेन क्या आएगा? 24 को मैं 4 का 4 16, यूनिट डिजिट मेरी आएगी 6, यानी मेरी यूनिट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन में है इसमें। ये मेरा उत्तर है। आप बिलीव नहीं करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक जो फ्रेशर स्टूडेंट होगा जो फॉर्मूला से करेगा भाई, वो 1-1.5 मिनट आराम से इजीली ले लेगा वो क्वेश्चन को सॉल्व करने। लेकिन अगर आप इस तरीके से अप्रोच करोगे तो मज़ा आएगा। क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है उसको हिट करने में बहुत मज़ा आता है, और कसम से बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप। आपको दिख रहा है कि मैदान की परिधि इंटीजर में दे रखी है। इंटीजर में जैसे ही दिखी मन में लड्डू फूटने चालू हो गए कि यार मेरी रेडियस है वो 7 या 7 का मल्टीपल होगी। अगर मैं रेडियस 7 लेके चल रहा हूँ तो मेरा एरिया 154 आएगा। 154 गुणा समथिंग, देखो फिर से समझाता हूँ मैं, लड्डू कैसे फूटेंगे मन में, मैं एक एक चीज़ बताता हूँ। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, PYQ सवाल है, और थोड़ा अगर समझोगे तो मज़ा आ जाएगा तुम्हें करने में। देखो शुरू से पढ़ोगे आप क्वेश्चन को। देखो आपने क्वेश्चन को पढ़ा शुरू से, आपने ऐसे क्वेश्चन को पढ़ा एग्जाम में, पेपर में, एग्जाम में दिखा क्वेश्चन, आप पढ़ने चालू किया पेपर में। एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 704 है। अब 704 के पहले नेचर देखो, ये इंटीजर में है या डेसिमल। आपको दिखा यार ये इंटीजर में है, तो मन में लड्डू फूट गए कि रेडियस है 7 या 7 का मल्टीपल होगी। तो अब अगले पूछा है इसने कि 15.25, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो 61/4 की दर से समतल करने का खर्चा वो कितना होगा। अब आप कैलकुलेशन करने बैठो मत, पहले पूछो कि आखिरी स्टेप क्या लिख सकता हूँ मैं मेरी कैलकुलेशन की।
तो मेरी कैलकुलेशन की आखिरी स्टेप जो होगी वो क्या होगी, अगर मैंने रेडियस 7 मानी है तो एरिया मेरा 154 होगा। एग्जैक्ट नहीं है रेशो में, इसमें कुछ वैल्यू मैं गुणा करूंगा, यहाँ पे ये वैल्यू मेरे को पता नहीं है, तो इसके साथ मेरे को 61/4 भी करना पड़ेगा। अब ये जो उत्तर है, आंसर है, वो ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन में आंसर दे रखा है, सब में यूनिट डिजिट है वो अलग अलग दिख रही है। तो मतलब अगर मैं ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, गधों की तरह कैलकुलेशन करने मत लगो, पहले देखो मुझे लास्ट कैलकुलेशन में क्या वाली वैल्यू चाहिए और वो क्या वाली वैल्यू कौन से तरीके से जल्दी आ सकती है। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ तो क्या मैं यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को कम समय में बना सकता हूँ विदाउट फॉर्मूला लगाए। तो इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा कि आपने माना रेडियस अगर 7 है तो परिधि होती है 44। क्वेश्चन में परिधि 44 नहीं है, 704 है। तो सरकमफेरेंस कितने टाइम्स हो रहा है यहाँ पे, सरकमफेरेंस आपका, क्योंकि आप 44 की टेबल याद कर लो। अगर आपको दिक्कत आ रही है कितने टाइम्स हो रहा है कैलकुलेट करने में, तो 44 की टेबल याद कर लो, 154 की टेबल याद कर लो, 7 की टेबल याद कर लो, 14 की टेबल याद कर लो याद, कोई दिक्कत नहीं है। 16 टाइम्स हो रहा है, तो सरकमफेरेंस अगर 16 टाइम्स हो रहा है तो एरिया 16 × 16 टाइम्स होगा। मतलब इस वाली वैल्यू का मतलब होगा 16 × 16। तो मेरे को ये नीचे का 4 खत्म करना है, तो इसको मैंने खत्म कर दिया 4 बार। अब यूनिट डिजिट मेरी इजीली आ जाएगी। 4 को 6 से करूँगा 24, 24 में अगेन लास्ट यूनिट डिजिट 4 है, और उस 4 को इस 4 से करूँगा तो 6, और 6 को 1 से करूँगा तो यूनिट डिजिट आएगी 6। एक ही ऑप्शन में है ये। अब आप बोलोगे कि अगर 2 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 होती तो क्या करता, मान के चलो यहाँ भी 6 होती, तो मैं ये चेक करता कि मेरे 154 में क्या छिपा हुआ है, 11, 14, 14 में अगेन क्या छिपा हुआ है, 7 और 2। तो मेरा जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्योंकि ये 4 तो मैंने यहाँ से ख़त्म कर ही दिया, तो जो भी वैल्यू होगी वो सम संख्या होगी। तो जो विषम संख्या थी वो खत्म कर लेता, जो भी नंबर होगा वो 11 से कटेगा, जो भी नंबर होगा वो 7 से कटेगा। इतने हेडशॉट मारोगे क्वेश्चन में तो क्वेश्चन की जान निकल जाएगी। वो बोलेगा भाई तू इतने मत मार मेरे को हेडशॉट, मैं सॉल्व हो रहा हूँ। तो आज की क्लास में पहले टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, उन क्वेश्चनों में कैसे सोचना था ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अगली क्लास में कुछ ऐसा ही नया लेके आएंगे जो बिना फॉर्मूला के ही, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि सर्कल के जितने भी क्वेश्चन है विदाउट फॉर्मूला यूज करे मैं आपको करवाऊंगा, और सारे के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे अगर आप थोड़ा पेशेंस रखोगे, ध्यान से सुनोगे, समझने का ट्राई करोगे, और जो रटापटा ज्ञान है उसको ही अप्लाई नहीं करना चाहते एग्जाम में, तो आप हमारी वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो में थोड़ा भी कुछ आपको लगा कि वैल्यू एडिशन हुई है, कुछ प्रोडक्टिव मिला है, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। ये सिर्फ अप्रिशिएट करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ना कि आपसे कुछ डिमांड है। आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं इच्छा तो मत करो, क्योंकि अल्टीमेट में जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो एज आ एस्पिरेंट के तौर पे बना रहा हूँ। यानी राइट नाउ आई एम ऑल्सो एस्पिरेंट ऑफ एसएससी एग्ज़ाम, मैं भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो अपने खुद के ग्रोथ के लिए बना रहा हूँ, यानी खुद के रिवीजन के लिए बना रहा हूँ, कि अल्टीमेटली अगर मेरे को बुक वगैरह कहीं पे नहीं मिले तो डिजिटल रूप से मैं चीज़ों को रिकॉर्ड करके, रास्ते में चल रहा हूँ तो वीडियो देख ली, और कहीं किसी शादी ब्याह में जा रहा हूँ बारात में तो वीडियो देख ली। तो उस उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर इस उद्देश्य में आपका भी कुछ भला हो रहा है तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।